हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कमेंट्स के बारे में बात किया था। तो मैं कमेंट वाले टॉपिक को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहूँगा। मतलब हमने बात किया था कि ये जो हैश कलर का सिंबल होता है, ये कमेंट की तरह यूज़ होता है। और मैं इसका आज एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा आपको वीएस कोड पे। तो जब हम मान लेते हैं, लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हमने, ठीक है। तो फिर अगर इससे हमें कमेंट बनाना है तो हम एक शॉर्टकट की मतलब यूज करते हैं वीएस कोड में। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल CTRL प्लस डिवाइड वाला सिंबल होता है, उसको यूज करते हैं दबाएंगे साथ में, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अगर आप मैक पे है तो इसमें मैक में कमांड होता है CMD करके, कमांड वाला बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अब वापस दोबारा करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। मान लीजिए कॉपी करना मैंने सिखाया था, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो। मान लीजिए यहाँ पे 5-6 लाइन का कोड है। अब ये सबको आपको कमेंट करना है, तो आप इसे एक साथ सिलेक्ट करिए अपने माउस से, और फिर उसके बाद एक साथ कंट्रोल स्लैश हम दबाएंगे तो ये हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। तो ठीक है, ये बताना था आपको। और कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं ये भी डिस्कस करना है हमें। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं हम। कमेंट दो टाइप के होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। जो ये हैश वाला सिंबल है, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। मतलब आप एक ही लाइन को कमेंट आउट कर पाएंगे इससे। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट आउट करना है यही हैश वाला सिंबल से, तो आपको मल्टीपल हैश वाला सिंबल हर लाइन पे यूज करना होगा, जैसे हमने अभी किया था थोड़ा देर पहले। अब मान लीजिए आपको ये मल्टीपल बार यूज नहीं करके मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करें हम? मल्टी लाइन कमेंट, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारा लाइन लिख देता हूँ एक साथ। जैसे मान लीजिए मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 सिंगल कोट यूज करते हैं। जैसे शिफ्ट दबा के इस डबल कोट है, सिंगल कोट 3 बार ऐसे यूज करेंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब यहाँ पे जितने कुछ लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए, एंटर करते रहिए, फिर एंटर करिए, फिर ये सब भी लिख दीजिए, फिर एंटर। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख दीजिए। तो जितना कुछ मैंने लिखा है अभी यहाँ पे, ये सब एक मल्टी लाइन कमेंट का पार्ट है, तो इसको अपना इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं। हालांकि हमारा काम सिंगल लाइन कमेंट में हो जाता है, पर ये एग्जिस्ट करता है तो मुझे बताना जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर के बारे में। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो वाइट स्पेस कैरेक्टर हम बोलते हैं इसको, जैसे अपना स्पेस हो गया जो नॉर्मल हम स्पेस यूज करते हैं, उस वो एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है। टैब हो गया, टैब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, रुको आप वेट करो। टैब हो गया, फिर एक न्यू लाइन। न्यू लाइन भी अपना वाइट स्पेस कैरेक्टर है। तो अब ये तीनों होते क्या है? स्पेस तो आपको पता ही है, जो हम नॉर्मली वर्ड्स के बीच में यूज करते हैं। अब टैब ये होता है कि जब हम टैब प्रेस करेंगे, 1 टैब इक्वल्स टू 4 स्पेस होता है। जैसे 1 टैब इक्वल्स टू 4 स्पेस, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नीचे में टैब प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस आ गया, तो ये 4 स्पेस के बराबर होगा। जैसे मैं बैक बैक करूँ यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ देखा, बैक करूँ तो ये एक साथ बैक हो गया, 1 2 3 4, तो ये इक्वल होगा 1 टैब का। तो 1 टैब इक्वल टू 4 स्पेस का इक्वल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। तो अभी आप याद करिए, 1 टैब इक्वल टू 4 स्पेस होता है। अब न्यू लाइन, न्यू लाइन तो पता ही है, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे तो ये नया लाइन आ गया। अब इसका यूज क्या है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर करता क्या है? तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर जो है हमारे कोड को मोर रीडेबल बनाता है, मतलब जो रीड करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हाई, अब मैं उसी के आगे जस्ट लिख दूं प्रिंट, दोबारा से प्रिंट हाई, तो ये काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें एक न्यू लाइन लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, प्रिंट हाई मैंने लिखा, फिर यहाँ पे नीचे मैंने प्रिंट हाई लिखा, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन इसके लिए लगा।
तो ये कोड को और रीडेबल बना दिया। वाइट स्पेस कैरेक्टर में वाइट स्पेस कैरेक्टर के लिए न्यू लाइन लगा, ये न्यू लाइन जो है नेक्स्ट लाइन लगा, ये कोड को रीडेबल बना दिया कि मुझे 2 बार प्रिंट हाई करना है। तो मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ। रन कोड क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे 2 बार हाई हाई आ गया। ठीक है, तो ये यूज होता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का, वो कोड को रीडेबल बनाता है, इतना समझ लीजिए बस। अब व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का एक और यूज होता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे, अब ध्यान से सुनिए। अगर आपका फोकस इधर उधर है तो आप अभी फोकस करिए यहाँ पे। अच्छे अच्छे प्रोग्रामर भी इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं। अब मेरी बात एक एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम कोई ब्लॉक शुरू करना चाहते हैं पाइथन में, तो उसमें तो वो इंडेंटेशन यूज करता है। अगर वो ब्लॉक के अंदर हम लोग को कुछ चीजें लिखनी है तो, जैसे कि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हालांकि हमने अभी इफ एल्स पढ़ा नहीं है, तब भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सिर्फ इंडेंटेशन उसमें समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ इफ लिखा, इफ ट्रू, ट्रू प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट हेलो। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देखेंगे ट्रू के बाद मैंने यहाँ पे सेमी कोलन यूज किया है। सेमी कोलन बोल रहे, सॉरी, कोलन कोलन यूज किया है मैंने यहाँ पे। तो कोलन हम कोई ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ कोलन यूज किया है ये ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए। आप देखोगे कि इफ के अंदर जाने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस कंज्यूम किया है इसने, तो इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ स्पेस यूज नहीं करोगे, जैसे मैंने अभी इफ ट्रू। अब इफ ब्लॉक का ये होता है कि यहाँ पे जो भी कंडीशन कुछ लिखी होती है, अगर वो ट्रू होती है तो ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया तो ये हमेशा के लिए ट्रू हो गया, चाहे कंडीशन तो हमने कुछ दिया नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ट्रू लिख दिया यहाँ पे, तो ये कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसे रन किया तो आप देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहाँ पे, यहाँ ये जो स्पेस है, मैं अगर बैक करूँ तो ये देखो, अगर मैंने हटा दिया तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। अब मान लो मैंने एक स्पेस दे दिया, तब भी ये एरर दिखाएगा। जैसे मैंने रन करूँ इसे, तब ये हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे। रुको एक मिनट थोड़ा। तो ये एक लाइन का कोड है। अब ये भी ट्विस्ट आता है इसमें, इससे एक लाइन के कोड में ना आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट हेलो यहाँ पे करोगे तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 लाइन का कोड है बोल के। अब मैं इसे मान लो 2 बार करता हूँ, जैसे यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, एंटर करके और एक बार लिख देता हूँ प्रिंट वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैंने अगर इसे बैक किया तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। अब देखिए, अब मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे दिखाएगा इंडेंटेशन एरर। देखिए यहाँ पे नीचे में आया है इंडेंटेशन एरर। तो ये ज्यादातर ये एरर आ जाता है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इंडेंटेशन में मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 टैब का स्पेस होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे एक टैब दबा दूं तो ये कोड सही हो जाएगा। अब मैंने मान लीजिए ये कोड को यहाँ पे एंड में कर दिया। अब यहाँ पे पृष्ठ सुनिए, यहाँ पे एरर क्या आएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे तो कोई एरर नहीं आ रहा, ये दोनों कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ड एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है नीचे वाला, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो इसका इफ ब्लॉक से लेना देना नहीं है, चाहे इफ ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे मैं इसे फॉल्स करके दिखाता हूँ आपको। ये सब एक फॉल्स और ट्रू एक कीवर्ड है, मैं कीवर्ड के बारे में बात करूंगा आगे। जैसे मैंने इफ फॉल्स यूज किया यहाँ पे, तो इसमें अंदर इफ का अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो कोड है अंदर वाला प्रिंट हेलो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स हो गया। तो इफ के अंदर ये इफ के अंदर वाले ब्लॉक में आएगा ही नहीं। फॉल्स होने के बाद ये डायरेक्ट नेक्स्ट इसमें चल जाएगा, बाहर वाले ब्लॉक में। तो मैं इसे रन करूं एक बार तो देखिए यहाँ पे ट्रू हेलो प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ल्ड खाली प्रिंट हुआ है क्योंकि ये इफ ब्लॉक के बाहर है। अगर मैं वही इसे मान लीजिए मैं इसे इफ ब्लॉक के अंदर कर देता हूँ,
तो अब दोनों कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया है नीचे, ये पुराना वाला है। एक मिनट मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया। तो यही इंडेंटेशन का काम होता है। ये इंडेंटेशन बहुत काम आने वाला है हमें आगे भी। फंक्शंस हो गया, क्लासेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, उसमें बहुत काम आने वाला है। फॉर लूप, जो हम लूप यूज करते हैं, आगे आएगा वो। तो वो सब लूप में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो ये आप याद रखिए कि हम जब भी कोई ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो उसमें वन टैब का स्पेस देते हैं, तो वरना इंडेंटेशन एरर आ जाता है। समझे? अब ठीक है, मैं आगे बताता हूँ फिर आगे। ये अपना इंडेंटेशन का यूज समझ गया हमने यहाँ पे। अब हम बात करेंगे टोकन्स का, कि ये टोकन्स क्या होते हैं। अब जो हमारा पाइथन में जितने भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो ये पूरा एक जो a इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, ये पूरा टोकन्स से बना हुआ है। अब ये टोकन्स के अंदर क्या क्या आते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा, तो ये पहले बात करते हैं टोकन्स के अंदर आता क्या क्या है, फिर मैं एक साथ आपको बताऊंगा इसका मतलब। मैं लिखता हूँ पहले, टोकन्स के अंदर अपना आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स टोकन के अंदर आता है। आइडेंटिफायर्स, अभी आप बस सुन लीजिए, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको अच्छे से। लिटरल्स, और एक आता है अपना ऑपरेटर। ठीक है, तो पहली बात, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये जो कीवर्ड है ये क्या होता है। तो कीवर्ड एक तरह का होता है रिजर्व्ड वर्ड, जो पाइथन में इनबिल्ट है। जब पाइथन बिल्ट हुआ था तो ये कीवर्ड इसमें डाला गया था। जो पाइथन के इनबिल्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इफ हो गया, जो हम इफ एल्स ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। इफ हो गया, अपना एल्स हो गया, ये भी हम यूज करते हैं। फिर मान लीजिए अपना फॉर हो गया, फॉर भी हम यूज करते हैं लूप के लिए, तो ये भी कीवर्ड है एक। फिर डेफ हो गया, ये हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस टाइम लिखते हैं, वो हम समझेंगे। फिर एक इन हो गया, ये भी हम लूप में यूज करते हैं। फिर ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक कंटिन्यू भी हम लूप में यूज करते हैं। तो ये सब कीवर्ड्स है। तो ये कीवर्ड्स एक एक टोकन लेते हैं इसमें, जो एक हर स्टेटमेंट टोकन के बना होता है। मैं बताता हूँ अभी, रुके। अब यहाँ पे बात आती है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट टाइम पे ले जाता हूँ। तो अब बात करेंगे हम आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स ये होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10। ठीक है, मान लीजिए a इक्वल्स टू 10 लिखा मैंने। तो अभी यहाँ पे जो a है, ये एक आइडेंटिफायर है। ये 10 को आइडेंटिफाई करता है। ये 10 को आइडेंटिफाई करता है। जैसे इसको बोल सकते हैं हम कि अगर हम कोई वेरिएबल को कोई नाम दे, जैसे कि NAME इक्वल्स टू 10, नेम इक्वल्स टू 10, तो ये नेम एक आइडेंटिफायर है। अगर मैं इसके जगह ये लिख दूं नेम इक्वल्स टू सुफियान, तो ये नेम एक आइडेंटिफायर है जो सुफियान को आइडेंटिफाई करता है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं इसे और डीप में बताऊंगा, मैं अभी हल्का सा समझ लीजिए। मैं अभी आगे जस्ट आगे ही बताऊंगा इसके बारे और डीप में, आइडेंटिफायर्स के रूल्स के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं लिटरल्स बताता हूँ आपको, लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स होते हैं अपने वैल्यूज, जो हम आइडेंटिफायर्स को देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज गिवन टू आइडेंटिफायर्स। गिवन टू आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होता है अपने, नेम गिवन टू वेरिएबल, नेम गिवन टू वेरिएबल। तो ये सब आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। तो अपने लिटरल्स हो गए वैल्यू गिवन टू आइडेंटिफायर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये मान के चलिए। अब यहाँ पे a जो है वो अपना आइडेंटिफायर हो गया, 10 को आइडेंटिफाई करता है। और जो 10 अपना ये है, ये लिटरल है, इसका वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे नेम इक्वल्स टू सुफियान हमने लिखा था, तो यहाँ पे सुफियान हो गया लिटरल अपना, ये नेम का वैल्यू है, इसलिए ये लिटरल हो गया। ठीक है, अब ऑपरेटर्स की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। तो इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डिटेल में बनने वाली है। ऑपरेटर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, लिस्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं एंड के वीडियो में बताता हूँ आपको क्या क्या बात करेंगे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो फोकस करते हैं। तो ऑपरेटर में बेसिक से बताता हूँ क्या क्या होता है। जैसे ऑपरेटर में अपना आ गया, एक सेकेंड, ऑपरेटर्स में अपना आ गया, ये हो गया प्लस आता है इसमें,
माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है। अगर आपको पता हो तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। मल्टीप्लाई आता है, इक्वल्स टू आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ये सब ऑपरेटर्स है। तो जैसे मैंने अभी फिर वही मैं समझाता हूँ दोबारा से। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो जो इक्वल्स टू है ना, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कि मान लीजिए a का वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये होता है मान लीजिए a का वैल्यू 10 है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट a, प्रिंट a। अब मैं इसे अगर रन करूँ, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाला कोड सबको। जैसे मैं प्रिंट a करूँ तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, देख सकते हैं आप। आपको प्रिंट का स्टेटमेंट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हम प्रिंट के अंदर, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने डबल कोट्स क्यों नहीं लगाया। तो हम डबल कोट्स तब लगाते हैं जो हम बेसिकली स्ट्रिंग के लिए डबल कोट लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट मान लीजिए लगा दिया, प्रिंट ए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे ए एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि इसे पता नहीं है कि ए कोई वेरिएबल है। ये इसको एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये वाला डबल कोट के अंदर कुछ भी होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो ये डबल कोट के अंदर वो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं। तो अगर हमें ये वेरिएबल को इसके अंदर पास करना है तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगा। जैसे ए इक्वल टू 10 है, तो इसमें ए का ए वेरिएबल में 10 स्टोर है, तो यहाँ पे प्रिंट ए करेंगे तो ये 10 प्रिंट होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू सुफियान, जो मेरा नाम है सुफियान है। अब मैं प्रिंट करूँ, फिर प्रिंट करना चाहूँ इसे, प्रिंट नेम। तो मैं अगर ये लिखूं तो अब देखेंगे आप 10 के साथ साथ मेरा नाम भी प्रिंट होगा। देखिए 10 यहाँ प्रिंट हुआ नीचे, तो यहाँ पे सुफियान प्रिंट हो गया। ये दोनों प्रिंट हो गया। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बताना जरूरी था। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, मैंने बता दिया आपको कि ये इक्वल्स टू है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देता है टेम्परेली, मतलब वैल्यू। जो मान लीजिए कि मेरा नाम सुफियान है, अब मान लीजिए मुझे वैल्यू चेंज करना है। मैं इसे दोबारा लिखूंगा, नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ मैंने हर्ष कर दिया, हर्ष। तो अब इसका वैल्यू जो है चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। जैसे मैंने इसे रन किया तो अब नेम का वैल्यू हर्ष हो गया। देखिए यहाँ पे हर्ष प्रिंट हो रहा है, प्रिंट नेम। मैंने इसको रीअसाइन कर दिया, तो इसे रीअसाइनमेंट बोलते हैं। मैंने रीअसाइन कर दिया, उसका नाम चेंज होकर हर्ष हो गया, इसलिए इसे असाइनमेंट बोलते हैं। एग्जैक्ट नहीं बोलते कि नेम फिक्स है, कि नेम का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। नेम का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे असाइनमेंट बोलते हैं। तो ये हो गई छोटी सी बात। तो अब हम देखते हैं, अब हम आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जैसे हमने बताया था कि हम बात करने वाले हैं। तो हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो वो तो मैंने बता दिया आपको कि इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। तो ये बातें तो हमने कर ली कि ये नेम गिवन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका कुछ होता है, जैसे पाइथन है जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज, एज करके, एज इक्वल्स टू 10। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया एज इक्वल्स टू 20। तो ये दोनों एज है वो अलग अलग है। ये जो एज है ये कैपिटल ए से शुरू है और ये स्मॉल ए से शुरू है, तो ये दोनों को एक नहीं मानेगा। पाइथन केस सेंसिटिव है, मतलब ये लोअर केस अपर केस में डिफरेंशिएट करना जानता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एज करूँ तो ये यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं नीचे करूँ प्रिंट एज, तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। जैसे मैं रन करके दिखाऊँ आपको, मैंने रन किया, देखो यहाँ पे ऊपर में ऊपर वाले के लिए 10 प्रिंट हुआ, नीचे वाले के लिए 20 प्रिंट हुआ। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप एज एज करके दो अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसलिए आपको ये जो आप बना रहे हैं वेरिएबल, उसका लेटर बहुत मैटर करेगा कि आप अपर केस ले रहे हैं लोअर केस ले रहे हैं, और आपको याद भी रखना पड़ेगा वो चीज़। तो ये अपना हो गया। अब मान लीजिए, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या बोलते हैं रूल्स क्या क्या है आइडेंटिफायर बनाने के। सबसे पहला तो ये है, फर्स्ट अपना ये है, ये कॉम्बिनेशन होता है। अपना जो आइडेंटिफायर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स
नंबर्स, मतलब आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसका इनका कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना है। लेटर नंबर्स मतलब या डिजिट्स भी बोल सकते हैं आप, और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी आता है इसमें। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज होता है। जैसे कि आप मानेंगे, ये तो आप पहला रूल समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर अंडरस्कोर है। लेकिन अब दूसरा रूल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल है कि आपका जो वेरिएबल का नाम होगा, मतलब आइडेंटिफायर का जो नाम होगा, वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा। स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू हो सकता है। आप वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। आप डिजिट उसके एंड में यूज कर सकते हैं, पर डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ बनाना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया टू ए बी सी इक्वल्स टू 10, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है वेरिएबल एबीसी लिटरल स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलंस। तो ये अलग स्टेटमेंट जैसे ट्रीट करने बोल रहा है। मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो आप यहाँ पे नंबर यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के साथ। अब मैं सिर्फ एबीसी यूज करूँ तब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं मान लेता हूँ, इसे प्रिंट भी कर देता हूँ नीचे, प्रिंट एबीसी, तो ये 10 का वैल्यू प्रिंट होगा। अब देख लीजिए, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, 10 आसानी से प्रिंट हो जा रहा है। अब मैं अगर एबीसी के आगे नंबर यूज करूँ, एबीसी के आगे नंबर 10, एबीसी के आगे 10 यूज किया तो ये वेरिएबल एबीसी 10 बना, तो यहाँ पे मुझे एबीसी 10 पास करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही, एरर भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नंबर एंड पे यूज किया है। अब मैं अंडरस्कोर वाला भी दिखाता हूँ आपको। जैसे अंडरस्कोर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में यूज किया, अंडरस्कोर एबीसी। अब अंडरस्कोर का एक सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर एबीसी यूज किया मैंने, तब भी प्रिंट हो रहा है 10। ठीक है। अब अंडरस्कोर का ये सिग्निफिकेंस है, पाइथन में अंडरस्कोर ये बताता है हमें, अंडरस्कोर ये एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब स्पेशल कैरेक्टर में अपना क्या क्या बताता है पता है? एट द रेट हो गया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, हैश आ गया, डॉलर आ गया, ये सब अपने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और भी होते हैं एक्सेट्रा, और उसमें से एक अंडरस्कोर भी होता है स्पेशल कैरेक्टर। तो अपने आइडेंटिफायर के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। अब अपने आइडेंटिफायर के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे स्टार्टिंग में यूज किया तो ये बताता है एक प्राइवेट वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लिखना चाहूँ तो ये अंडरस्कोर बताता है कि प्राइवेट वेरिएबल है। अब ये प्राइवेट वेरिएबल पब्लिक वेरिएबल आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट। अभी आप इतना समझिए कि अगर मैंने अंडरस्कोर एबीसी इक्वल टू 10 लिखा तो इसका मतलब होता है प्राइवेट वेरिएबल, और यही मैंने डबल अंडरस्कोर लिख दिया और फिर मैंने बी सी डी मान लीजिए कोई वेरिएबल का नाम है इक्वल्स टू 20 लिखा, तो ये बताता है स्ट्रांगली प्राइवेट वेरिएबल। तो ये अभी आगे आएगा, ये अभी का टॉपिक नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप बस समझ ले इसे कि सिंगल अंडरस्कोर बताता है प्राइवेट वेरिएबल और डबल अंडरस्कोर बताता है स्ट्रांगली प्राइवेट वेरिएबल। अगर आप इसे बिगनिंग में यूज कर रहे हैं, आप इसे एंड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा ए बी, मान लीजिए ए अंडरस्कोर 10 इक्वल्स टू 10। अब इसे आप प्रिंट करना चाहें, अब ये प्राइवेट वेरिएबल नहीं है। जब हमने वहां पे अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लिखा था तब वो प्राइवेट वेरिएबल बन गया था, वो ग्रे हो गया था, आप देखेंगे तो। जैसे आप देख लीजिए, ये अभी थोड़ा येलोइश है। अभी मैं इसे अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज करूँ, देखो ये ग्रे हो गया, ये बताता है प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है। अभी ए अंडरस्कोर 10 है, अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये वैलिड है, ए अंडरस्कोर 10। तो देखिए ये आराम से प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये वैलिड है। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं कि जो मैंने समझाया अभी कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है अपना वेरिएबल का नाम। अब तीसरा आता है अपना कीवर्ड्स, मतलब तीसरा रूल आता है अपना कि कीवर्ड कैन नॉट बी आवर आइडेंटिफायर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ कंट्रोल स्लैश से। ठीक है। तो अब तीसरा रूल क्या आता है अपना
थर्ड रूल आता है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप जो रिजर्व्ड वर्ड्स है पाइथन में, उसको आप एक आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैंने लिखा इफ इक्वल्स टू 10, तो इफ एक रिजर्व वर्ड है जो इफ एल्स ब्लॉक के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ऑलरेडी एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूं, देखो मैं एंटर मार रहा हूँ तो ये ब्लॉक पे चल जा रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि इफ ब्लॉक शुरू करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये ऑलरेडी एरर दे रहा है। तो आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट रूल है कि वो तो मैंने बता दिया आपको कि स्पेशल सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए बी एट द रेट डाला, एट द रेट इक्वल्स टू 10, तो ये एरर दे रहा है। अब देख सकते हैं रेड रेड दिखा रहा है। अब मैंने प्रिंट करा इसे, प्रिंट ए बी एट द रेट, मैं इसे रन करूं तो देख सकते हैं अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि एट द रेट एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, इतना याद रखिए। ठीक है। अब आखिरी रूल ये है कि आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माय नेम इज सुफियान इक्वल्स टू सुफियान, ये मैंने एक बना लिया। तो मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ। अब चाहे तो जितना भी लंबा लेंथ का बना सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, इतना दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, मैं इसे रन करूँ तो देखिए सिर्फ सुफियान प्रिंट हो गया यहाँ पे। बस यही है फिर, ये यही हो गए कुछ रूल्स अपना, कि ये कोई भी लेंथ का हो सकता है। मैं लिख देता हूँ कैन बी, फोर्थ रूल कैन बी ऑफ एनी लेंथ। ठीक है। तो ये सब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं, क्योंकि आगे फंक्शन मैं बहुत बार यूज करने वाला हूं। तो हल्का फुल्का ये फंक्शन भी आगे का टॉपिक है, तो आप हल्का फुल्का समझ लीजिए फिलहाल के लिए। और मैं एक फंक्शन बना के भी दिखाऊंगा आपको छोटा सा, तो आप अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले ये टॉपिक्स को, तो आप बस सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। और समझ नहीं आए तो बिल्कुल बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन अपना एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारा कुछ काम करता है। ठीक है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारा कुछ काम करता है। जैसे हमें कुछ कराना है तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी बनाना है तो हम नॉर्मली कर बिना फंक्शन बनाए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। मान लीजिए हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कोड जो है हजार हजार लाइन के होते हैं। तो उसमें हमें कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए फंक्शन का यूज करना पड़ता है। वो कोड को रीडेबल बनाता है। वो जैसे एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, तो एडिशन के लिए फंक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसी कुछ कराना है हम लोगों को, कोई काम कराना है कि बटन दबाए तो ये काम एग्जीक्यूट हो, तो वो सबके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। तो उससे कोड डिबग करने में आसान होता है, उसमें जितने एरर से ढूंढना आसान होता है। और वो बड़े 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 लेवल पे बहुत काम देता है फंक्शन हमें। और फंक्शन का एक ये फायदा भी होता है कि हम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड। तो मैं एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इसको हटाता हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड। अब एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन, पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। डेफ, उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम मान लीजिए मैंने लिखा ऐड। तो ऐड मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड करने के लिए। तो ये दो वैल्यूज लेगा ए और बी, ये होते हैं पैरामीटर्स जो इसके अंदर मैंने लिखा। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐड जो हो गया फंक्शन का नाम हो गया, और ये ए कॉमा बी जो है ये पैरामीटर्स है। मतलब यहाँ पे हम फंक्शन के बाहर से वैल्यू भेजेंगे,
तो ये जो ए और बी जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये हम फंक्शन के अंदर यूज करने वाले हैं। ये फंक्शन के अंदर यूज करने वाले अपने पैरामीटर्स है जो हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, और इसे वैल्यू हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे जो भी हमें भेजना हो। तो ये फंक्शन बनाया मैंने, और इसमें कोलन से हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो फंक्शन का ब्लॉक कोलन से स्टार्ट हुआ। अब एंटर मारे तो देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन ले लिया इसने 4 स्पेस का। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न अभी आपको समझ नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो रिटर्न ए प्लस बी, तो मैं जो रिटर्न ए प्लस बी किया यहाँ पे, तो ये फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देगा। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन में वो वैल्यू चला जाएगा। जैसे मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको। एक मैंने रिजल्ट लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड। ऐड, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल किए बिना एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बात याद रखिए। अगर हम कोई फंक्शन बनाए हैं और उसको हमने यहाँ पे ऐसे ऐड करके उस फंक्शन का नाम लिख के हमें कॉल करना होता है। अगर हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा वो फंक्शन को बनाने का। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिख के इसमें वैल्यू प्रोवाइड किया 10 10,3। तो ये मैंने ऐड फंक्शन बनाया, तो इसका मतलब ये है मुझे 10 और 3 ऐड करना है। मैंने 10 पास किया तो 10 जो है वो यहाँ ए के पास चल जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। जो 3 है ये बी के पास चल जाएगा, तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। और ये रिटर्न ए प्लस बी, तो यहाँ पे 10 और 3 ऐड होके ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये ऐड में स्टोर हो जाएगा वैल्यू आके, जो मैंने यहाँ फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे ऐड में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 10 प्लस 3 का। और वो 10 प्लस 3 इसका वैल्यू रिजल्ट कितना 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, और ये रिजल्ट में मैंने स्टोर कर दिया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल आइडेंटिफायर में। अब मैं यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट करूँ, प्रिंट रिजल्ट करूँ। अब ये ध्यान दीजिए आप, मैंने रिजल्ट जो है डेफ ब्लॉक के बाहर लिखा है। जैसे फंक्शन कॉल हमेशा फंक्शन के बाहर से ही होता है, अगर आप एक ही फंक्शन बना रहे हो तो ये फंक्शन के बाहर से कॉल किया हमने और इसे बना दिया। अब रन करूँ तो देखिए यहाँ पे 13 प्रिंट हो रहा है नीचे। 13, 10 और 3 को ऐड करके हमने रिजल्ट मिला 13। अब ये भी मैंने मान लीजिए ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी कर दिया, तो ये माइनस करेगा। भले ही मैंने फंक्शन का नाम ऐड रखा है लेकिन ये माइनस करेगा, लेकिन फिर भी ये एरर नहीं देगा, क्योंकि नाम जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी रखे हम। मैंने रन किया, देखिए 7 दे रहा है आंसर। फंक्शन का नाम ऐड है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे। तो ये हो गया फंक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ। इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले यूनिट में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको समझाया क्यों फंक्शन के बारे में, तो आइए आगे बात करते हैं। मेन मुझे आपको कीवर्ड्स बताना था, इसलिए मैंने फंक्शन समझाया। तो यहाँ पे हम करेंगे पाइथन में कुछ, पाइथन 3.7 में टोटल 35 कीवर्ड्स है। तो अगर आपको वो कीवर्ड को अपने स्क्रीन पे देखना है, प्रिंट करना है, तो इसका एक तरीका होता है इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड कर दिया मैंने, और प्रिंट कीवर्ड डॉट AW लिस्ट। अब मैं इस कोड का मतलब समझाता हूँ पहले आपको। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लिखा, कीवर्ड यहाँ पे एक मॉड्यूल है। अब ये मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल में जो होते हैं ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, और ये तब हम यूज करते हैं जब हमें बार बार फंक्शन को बनाना नहीं है। जैसे ऐड जैसा फंक्शन हो गया, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं मॉड्यूल्स के अंदर जो हम डायरेक्टली मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूल का नाम है कीवर्ड, तो मैंने इसे इंपोर्ट किया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे जो कीवर्ड के अंदर, मॉड्यूल के अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस है वो सारे हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो हमें बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने का तरीका ये होता है, हमें मॉड्यूल का नाम डॉट करके जो फंक्शन को यूज करना है। तो कीवर्ड के अंदर KW लिस्ट नाम का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, जो हमें लिस्ट ऑफ जितने भी कीवर्ड्स है सब प्रोवाइड कर देगा। तो मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया इसे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। आप चाहे तो इसे कोई वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट के अंदर डायरेक्ट डाल दिया मैंने। अब मैं रन करूँ इसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सारे जितने भी कीवर्ड्स है सब आ गए यहाँ पे। जितने भी कीवर्ड्स इसके अंदर है पाइथन के अंदर, false, none, true, and, as, assert, async, await, break, class, continue, def, del, elif, else, ये सारे कीवर्ड्स जितने भी है सारे आ गए।
तो इसका ये मेन ये समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा फंक्शन का थोड़ा हल्का-फुल्का बताना पड़ा था। ये फंक्शन जो है ऑलरेडी हम बना के कॉल कर सकते हैं, तो ये बार-बार एग्ज़ीक्यूट हो सकता है। अब print.kw ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि कोई वर्ड है वो फंक्शन है कि नहीं है, मतलब वो वर्ड कीवर्ड है कि नहीं है, जैसे हमें चेक चेक करना है। तो उसके लिए भी एक कीवर्ड के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। जैसे मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिखना चाहूँ कीवर्ड डॉट। अब हमें इस फंक्शन को यूज करना है तो हमें कीवर्ड की डॉट करके यूज करना पड़ेगा उसे। अब मैं यूज करता हूँ इस कीवर्ड। इस कीवर्ड एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कोई भी कीवर्ड का नाम डालते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एंड डाला। अब ये बूलियन वैल्यू देगा। बूलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने इस कीवर्ड के अंदर एंड कीवर्ड डाला। अब एंड एक्चुअल में कीवर्ड है तो ये हमें ट्रू देगा। मैं ऊपर वाला कोड कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि प्रिंट ना करे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ से रन किया तो अब देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ है, मतलब कि हाँ की एंड जो कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है कीवर्ड के अंदर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कोई भी रैंडम नाम दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया। अब ए एग्जिस्ट नहीं करता, तब देखते क्या देता है ये। देखिए फॉल्स दे दिया क्योंकि ए कोई कीवर्ड नहीं है। तो मैंने ए पास किया तो फॉल्स दे दिया। तो यही है। अब इससे प्रिंट कर सकते हैं या फिर चेक भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए ये ऊपर वाला हो गया प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। उससे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड मॉड्यूल। और कोई कीवर्ड है कि नहीं उसे चेक करने के लिए आप डायरेक्ट इस कीवर्ड यूज कर सकते हैं फंक्शन जो कीवर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमें समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, अब ये क्या होते हैं। तो वेरिएबल तो आपको शायद शायद मैंने बता दिया है, आइडेंटिफायर जो हम वेरिएबल को नाम देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे a एक वेरिएबल है जो 10 वैल्यू स्टोर करता है। इसे आप आइडेंटिफायर ही बोल सकते हैं। a एक आइडेंटिफायर जो 10 को आइडेंटिफाई करता है। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं उसे। तो a एक वेरिएबल है। अब डेटा टाइप क्या हुआ, अब इसने स्टोर क्या किया देख सकते हैं आप। इसने स्टोर किया है इंटीजर। 10 एक इंटीजर वैल्यू है। तो डेटा टाइप नाम से पता चलता है ये क्या होता है कि टाइप ऑफ डेटा, जो डेटा है उसका टाइप क्या है। तो मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा तो ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप। और इसको वेरिएबल a स्टोर करता है और ये वेरिएबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू सुफियान। तो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का। अब इसे चेक करने के लिए भी हमारा ये होता है, एक कीवर्ड होता है टाइप। टाइप कीवर्ड होता है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि अपना कीवर्ड का जो हमने वैल्यू असाइन किया उसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ नेम, नेम जो वैल्यू स्टोर किया उसका टाइप क्या है। इससे इसका मतलब ये होता है। तो मैंने टाइप ऑफ नेम किया। अब मैं इसे प्रिंट के अंदर डालता हूँ। मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ इसे। प्रिंट टाइप ऑफ नेम, ठीक है। अब मैं इसे करूँ रन तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लास str आ गया, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नेम की जगह अब डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ये जो नेम है ये रिप्लेस कर देता है स्ट्रिंग को। किसी नेम में स्ट्रिंग स्टोर है, ये सुफियान स्टोर है तो यहाँ पे सुफियान आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो नेम ऑफ सुफियान। इसमें ये वेरिएबल जो नेम है उसका यूज नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ऐसे स्ट्रिंग लेता है। तो आप क्लास str, अब मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुफियान स्ट्रिंग हटा दिया। अब मैं यहाँ पे 10 पास करूँ। अब 10 एक इंटीजर टाइप का है। तो मैं रन करूँ तो ये int आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने बुलियन वैल्यू पास किया, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू मैंने पास किया तो ये बता देगा कि ये किस टाइप का है। तो ये क्लास बुल, बुल मतलब होता है बुलियन, ये बुलियन टाइप का है। तो ऐसी टाइप के टाइप टाइप कीवर्ड का यूज करके आप डेटा का टाइप टाइप चेक कर सकते हैं जो वेरिएबल में स्टोर है। तो मैंने आपको इंटीजर के बारे बता दिया, स्ट्रिंग के बारे में बता दिया, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और भी टाइप के डेटा होते हैं जैसे कि बुलियन के बारे में बताया मैंने आपको। जैसे मैंने बुलियन कब यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ स्टेटमेंट, फिर से एडजस्ट कर लीजिएगा समझ नहीं आया तो। जैसे मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू मान लीजिए स्टोर किया 10 20, 10 ही मान लीजिए, ऊपर मैंने 10 लिख के रखा है तो 10 ही मान लेते, ए इक्वल्स टू 10।
तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए ग्रेटर देन 5, ए ग्रेटर देन 5 है कि नहीं ये चेक करेगा। तो ये जो है, ये ग्रेटर देन जो है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है वैल्यूज को। एक मिनट, ए ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू कंपेयर करता है। तो मैंने ए ग्रेटर देन 5 लिख दिया, तो ये जो है ये कुछ रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ए ग्रेटर देन 5, तो 10 है ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यू ट्रू हो गया, इसकी जगह अब ट्रू आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, मान लीजिए हाय, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। पे देख लीजिए हाय, तो ये अपना जो ट्रू और फॉल्स हो गया अपना बुलियन टाइप का डेटा हो गया। अब यहाँ पे पाइथन में और भी तरह के डेटा होते हैं, जैसे डेटा टाइप होते हैं, जैसे अपना हो गया लिस्ट हो गया, एक डेटा टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ये आपके लूप्स में बहुत काम आते हैं, और भी बहुत कुछ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है आपको एक जगह, कोई कंटेनर में स्टोर करना है, तो ये यूज आते हैं उसमें, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टार्ट करूंगा, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम चलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन के ऊपर। डेटा टाइप कन्वर्जन मतलब, जैसे मान लीजिए ये सब मैं जो लिखा हूँ इसे कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। तो डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में चलते हैं। डेटा टाइप कन्वर्जन, तो अब डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसका मतलब ही ये हुआ कि आप एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू, x वेरिएबल का नाम है, x इक्वल्स टू 10.5, ठीक है। अब मुझे इसे मान लीजिए इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये फ्लोट वैल्यू है जो 10.5 है, जैसे इसमें पॉइंट के बाद कुछ है तो ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्लोट वैल्यू है। अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, INT x। अब देखिए यहाँ पे मेरे दो रास्ते हैं, या तो मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट कर दूं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट डाल दूं इंटीजर x, तो ये डायरेक्ट इसको 10.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। या तो मैं चाहूँ तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, मैं हमेशा प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं इसे इस बार वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, b इक्वल्स टू INT x। अब b में ये फ्लोट वैल्यू का इंटीजर वैल्यू, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, इसे प्रिंट b, b मैंने प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इसका इंटीजर वैल्यू आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट हट गया। अभी एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, 10.6 किया मैंने इसे, अब मैंने इसे इंटीजर ऑफ x, यहाँ पे b इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ x किया, अब प्रिंट भी करता हूँ, तो अब देखते क्या वैल्यू आता है। देखिए अभी भी 10 ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये राउंड ऑफ नहीं करता। जैसे 10.6 में मैथ्स में हम लोग क्या 11 मान लेते हैं, तो ये राउंड ऑफ नहीं करता, ये डायरेक्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हटा ही देता है और डायरेक्ट हमें 10 देगा वैल्यू। समझ गए आप? तो यही होता है, ये हम कर दिए फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट। अब मान लीजिए मेरा कोई इंटीजर है, ए वेरिएबल नहीं डाला हमने, तो ए इक्वल्स टू 20 है। अब हम इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट उधर प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ इसे, प्रिंट फ्लोट ऑफ ए, मैंने लिखा फ्लोट ऑफ ए। अब देखिए 20 तो अपना ये है इंटीजर है, तो इसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हटा देता हूँ प्रिंट भी। अगर मैं इसे रन करूँ, देखिए यहाँ पे 20.0 आ गया। अभी ये 20.0 आया क्योंकि हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट किए, 0.0 फ्लोट की वजह से आया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल्स, नेम नहीं कुछ भी लिख देता हूँ, वैर इक्वल्स टू 0011। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है। अब आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू लिखा है कुछ, तो हम इसे स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट, इसे मैं INT ऑफ वैर ये करूंगा, तो ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, इंटीजर में अपना 11 प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
11 प्रिंट हो गया। ये 0011 को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 00 तो हट ही जाता है इंटीजर में, 11 आता है डायरेक्ट, तो ये 11 आ गया। अब मान लीजिए मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, a इक्वल्स टू 10 है। अब मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिखता हूँ str ऑफ a। मैं ऊपर वाला कमेंट आउट कर देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्ट करके कमेंट आउट, ओके। मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 10 प्रिंट str ऑफ a। अब मैं रन करता हूँ, अब देखिए क्या आता है आउटपुट। अब भी देखिए आप यहाँ पे 10 आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ है str ऑफ a में। आपको ये लग रहा होगा ना स्ट्रिंग a में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में, जो इंटीजर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए मैं ये वैल्यू को str ऑफ a को कोई वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, b इक्वल्स टू str ऑफ a। तो इसमें स्टोर किया मैंने। अब मैं टाइप, आपको याद होगा टाइप ऑफ एक था, टाइप एक फंक्शन था अपना जिससे हम चेक करते थे टाइप क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ बी, बी का टाइप क्या है, बी जो वैल्यू स्टोर करता है उसका, तो यहाँ पे रन करे तो देख सकते हैं अब str आ रहा है। हालांकि दिखने में सेम दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं दिखाया है यहाँ पे ये नॉर्मल दिखाएगा। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइप में स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ए को। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हो गए अपने, 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अभी मैं जो आगे टॉपिक बता रहा हूँ हो सकता है आपको समझ नहीं आए, और वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको अच्छे से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लियर करूँ। तो मैं इसी के डेटा कन्वर्जन के रिलेटेड मैं एक और थोड़े डीप में जाना चाहूँगा। तो मैं और बताना चाहूँगा ये जो बताऊँगा अभी। जैसे अभी जो बता रहा हूँ, अभी इंस्टेंटली जो बता रहा हूँ ये ज़रूरी है, कहाँ से ज़रूरी नहीं है मैं वो बताऊँगा आपको। जैसे कि पाइथन में जैसे हर कैरेक्टर का एक यूनिकोड होता है। जैसे कैरेक्टर होता है ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, तो इसका एक यूनिकोड होता है। ए का अलग यूनिकोड होगा, बी का अलग यूनिकोड होगा। अब ये यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड एक मैथमेटिकल, मतलब ये होता है एक, हम ए अल्फाबेट को एक नंबर असाइन करते हैं। तो उसको जैसे आप मान सकते हैं, आपने अगर एस्काई वैल्यू का नाम सुना होगा, तो एस्काई वैल्यू होता है, उसी को हम यहाँ पे यूनिकोड बोल देते हैं। अपना जो एस्काई वैल्यू है उसी को हम यहाँ पे यूनिकोड बोल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल्स टू a। अगर मेरे को यहाँ पे इसका यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करना है, मैंने पहले यहाँ लिख देता हूँ यूनिकोड। तो अगर मुझे a का यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करना है, a एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक कैरेक्टर है, a है, a कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा ORD एक फंक्शन होता है जो यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है। अब मैं ORD के अंदर a पास कर दूंगा। अब ये जो a है, ये स्मॉल ए नहीं है, ये कैपिटल ए है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैपिटल ए स्टोर किया। ये तो खाली वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल ए है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास हुआ, ए की जगह यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा, क्योंकि ये ए वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे ऑड ऑफ ए रन किया तो इसका वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे 65 आ गया। जो अपना एस का वैल्यू होता है कैपिटल ए का, वो भी 65 होता है, और जो ऑड जो कर रहा है यूनिकोड जो वैल्यू होता है वो भी 65 होता है। अब मैं यहाँ पे ए का जगह स्मॉल ए कर दूं, मान लीजिए स्मॉल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए मैंने किया, तो फिर रन करूं इसे, तो अब इसमें 97 आ गया। तो स्मॉल ए का यूनिकोड वैल्यू होता है 97। तो ये आपको याद नहीं करना, ये कहीं कहीं पे बस ए का आपको याद रखना है। और एक चीज बताना चाहूँ तो आपको आसानी होगा, जैसे ए का कैपिटल ए का कितना होता है अपना, 65 होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका बाद का नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे आप, कैपिटल बी का, तो इसका कितना होता है, 66 होता है। तो अब यहाँ से ऐड करते करते भी खाली ए का याद करके रख के बाकी का निकाल सकते हैं। सी का करेंगे यहाँ पे, कैपिटल सी का, तो यहाँ पे आ जाएगा 67। तो देख सकते हैं आप 67 आ गया। तो आप खाली ए का याद रखेंगे क्योंकि 65 है, तो आप एडिशन करके बाकी का भी निकाल सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सब का भी निकाल सकते हैं। और जैसे स्मॉल ए का याद है आपको, सिर्फ स्मॉल ए, इसका यूनिकोड निकाले 97। तो आप स्मॉल बी का ढूंढेंगे
स्मॉल बी इसके अंदर लिखता हूँ, स्मॉल बी का ढूंढेंगे तो ये 98 आ गया अपना। ठीक है, तो यहाँ से आप कैपिट सारा स्मॉल लेटर्स का भी यूनिकोड वैल्यू निकाल सकते हैं, खाली आपको एक का याद है तो ऐड करके। अब बाकी ये हो गया अपना यूनिकोड वैल्यू का। अब मुझे ये करना है कि मैं एक सी एच आर करके फंक्शन होता है, सी एच आर करके फंक्शन होता है। अब ये किस काम आता है, ये हमें उल्टा करने का काम आता है। जैसे हमारा यूनिकोड क्या मतलब ऑड फंक्शन क्या करता है, इसे हमको कैरेक्टर देते हैं तो वो उसका यूनिकोड वैल्यू देता है। तो अगर आप सी एच आर में कोई इंटीजर पास करोगे तो वो उसका कैरेक्टर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना चाहा, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ ऊपर वाला। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट सी एच आर ऑफ 65। तो आपको याद होगा यूनिकोड 65 का क्या था, मतलब ए का यूनिकोड था 65। तो अब 65 का कैरेक्टर क्या होगा, ये करूंगा तो यहाँ पे आपको ए दिख जाएगा। तो ये उल्टा है, एक तरह से आप समझ सकते हो ऑड का फंक्शन का उल्टा है यहाँ पे सी एच आर। तो ये इसी का हेल्प करता है, इससे आप इंटीजर देके उसका कैरेक्टर निकाल सकते हैं, वो कौन सा कैरेक्टर को असाइन है। ठीक है, ये सी एच आर का काम हो गया यहाँ पे अपना। अब चलते हैं अब चलते हैं अनइम्पोर्टेंट पार्ट में, मतलब जो ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये तो अपना ऑड और सी एच आर इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमारे कई बार काम आ जाता है। लेकिन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ के बारे में बात करता हूँ मैं। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें आता है अपना डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप के होते हैं अपने नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये डेसिमल क्या है, ये डेसिमल शायद तक आपको पता ही होगा। जो हम नॉर्मल, पता नहीं हो मैं बताता हूँ आपको। जो नॉर्मल हम मैथ्स में यूज करते हैं वो डेसिमल ही यूज होता है हमारा। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, ए इक्वल्स टू 10 या फिर ए इक्वल्स टू 90, तो ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू ही है। 90 हो गया, ये डेसिमल वैल्यू है। मतलब डेसिमल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो डेसिमल होता है, इतना याद रखिए बस। डेसिमल मतलब वो नहीं समझना आपको कि फ्रैक्शन पार्ट वो वाला, तो फ्रैक्शन भी करेंगे हम तो ये डेसिमल ही है। तो डेसिमल में टोटल, डेसिमल का जो बेस होता है, बीएस बेस होता है वो 10 होता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बस हमें ये याद रखना पड़ता है कि डेसिमल का बेस 10 होता है और इसमें 0 टू 9 तक के नंबर्स होते हैं, जो हमारा नॉर्मल मैथ्स में होता है 0 टू 9। बाकी सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, तो 0 टू 9 ही तक नंबर होता है। तो ये अपना डेसिमल वाला हो गया। अब इसका बेस 10 क्यों होता है, क्योंकि 0 टू 9 तक अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 10 नंबर्स होते हैं, तो इसलिए इसका बेस 10 होता है। अब हम ऑक्टल पे जाए, ऑक्टल के मतलब 0 टू 7 होता है इसमें, मतलब इसमें 8 9 नहीं होता, 0 टू 7 तक के नंबर्स होते हैं इसमें ऑक्टल में। और इसका बेस होता है अपना 8, बेस होता है अपना इसका 8 ऑक्टल का। और बाइनरी के बारे में आपको पता ही होगा, बाइनरी मतलब 0 और 1 ऑब्वियसली, 0 1 बाइनरी में आते हैं। और इसका बेस होता है 2, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स होते हैं, तो इसका बेस हो गया अपना 2। और जो अपना हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल होता है, इसमें होते हैं, हेक्साडेसिमल थोड़ा ये है, डीप है। हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 टू 9। टोटल इसका बेस हो जो होता है, पहले बेस लिख देता हूँ इसका। जो बेस होता है इसका 16 होता है। ठीक है, और इसमें नंबर्स होते हैं 0 टू 9 और कैपिटल ए टू कैपिटल एफ, ए टू एफ होता है। अब ये 0 टू 9 तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ए टू एफ समझ नहीं आया होगा कि ये ए टू एफ क्या है। तो ये ए टू एफ मतलब इसमें ए टू एफ में आते हैं अपने ए, बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। तो हेक्साडेसिमल में ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है अपना 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14, एफ का मतलब होता है 15।
तो अब अगर इसे अब देखेंगे आप 0 to 9 फिर 10 to 15, टोटल आप काउंट करेंगे इसमें तो टोटल 16 नंबर्स तक है। मतलब ए से अपना अल्फाबेट यूज हो रहा है लेकिन 16 टोटल काउंट करेंगे आप तो ये होता है हेक्साडेसिमल का, तभी इसका बेस 16 है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिने चुने फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू कुछ नंबर ले लिया 1 2 3 4। अब एक फंक्शन होता है हेक्स करके, मतलब हेक्स करके एक फंक्शन होता है। मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। ये हेक्स नाम का एक फंक्शन होता है। हेक्स करके आप अगर a पास करेंगे इसमें तो 1 2 3 4 का ये हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर से सुनिए, ये a जो है मैंने पास किया यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 का हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये इंटीजर फॉर्मेट में नहीं देता, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देगा इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू। जैसे मैं इसे रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं 0x4d2 आ गया इसका, ठीक है। तो ये जो 0x है ये बस बताता है कि हम हेक्साडेसिमल, मतलब ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ है। ये 0x का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बस बताता है कि ये हेक्साडेसिमल है। मेन जो कन्वर्टेड पार्ट है वो 4d2 है, 4d2। तो ये 1 2 3 4 का हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया 4d2, ठीक है। इतना ये आपको याद नहीं रखना, ये बस ऐसी पता होना चाहिए आपको बस। अगर यहीं पे ये इसको हमें ऑक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑक्टल में, तो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है OCT। OCT के अंदर आप ए पास करेंगे तो ये इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। अब रन करें इसे। ऑक्टल में देखिए इसका ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन होता है 0O, 0O। तो ये 0O रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑक्टल नंबर है। और ये 2322 है, ये उसका कन्वर्टेड वर्जन है 1 2 3 4 का। 2322 हो जाता है ये ऑक्टल में। अगर आप बाइनरी में देखना चाहे या फिर अब देखना चाहे, बाइनरी में दिखाता हूँ, एक मिनट। मुझे अच्छे से याद नहीं है इसका बाइनरी का होता है कि नहीं होता है, बट चेक करता हूँ मैं। ए को मैंने पास किया यहाँ पे, तो देखिए अब ए का बाइनरी वैल्यू आ गया, ये 1 2 3 4 का बाइनरी वैल्यू। ये 0B दिखाता है, स्टार्टिंग का 0B जो है ये दिखाता है कि ये बाइनरी वैल्यू है। और ये जो आगे का नंबर है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0, तो ये उसका बाइनरी वैल्यू है। आप देख सकते हैं बाइनरी में 0 1 होता है, तो यहाँ पे भी सिर्फ 0 1 से ही बना हुआ है। और ये 0B जो है ये बाइनरी दिखाता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो पाइथन के अंदर है, तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अब मैं और एक टॉपिक बताता हूँ आपको, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आगे काम में उतना नहीं आएगा। आगे जो काम है वो भी बताऊंगा क्या क्या आगे काम आता है। तो एक हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ थोड़ा हल्का फुल्का इसके बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये दो पार्ट के बना होता है। ये फॉर्मेट में होता है A+BJ फॉर्मेट का, A+BJ फॉर्मेट का, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है और बी होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये मैथ्स में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं 11th में तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन होता है, जैसे मैंने प्रिंट किया। अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हम दो इंटीजर पास कर सकते हैं, एक रियल टाइप के लिए। इसका फॉर्मेट क्या होता है इस फंक्शन का, जैसे मैं लिखूँ फॉर्मेट इसका, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में रियल कॉमा इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो अगर आपको रियल पार्ट में भेजना है कोई चीज तो आप वहां पे रियल पार्ट की जगह में लिखिए, और इमेजिनरी पार्ट में जो भेजना है वो इमेजिनरी पार्ट की जगह में लिखिए। तो यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स में 10, 3 पास करता हूँ। तो अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको, ये कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाला भी। अब मैं इसे रन करूँ, एक मिनट रन करूँ। देखिए इसका आउटपुट आया 10+3J, ठीक है। 10+3J आया। तो 10 यहाँ पे हमने इमेजिन रियल पार्ट की जगह रखा था, तो यहाँ पे 10 आ गया, और 3 इमेजिनरी पार्ट के साथ लगा था। अब ये 3J आया यहाँ पे, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, A+BJ फॉर्मेट का। तो A और B कांस्टेंट होते हैं, अपना J अपना ये होता है, बताता है कि इमेजिनरी पार्ट है ये।
अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग होता स्ट्रिंग में लिख देता हूँ मैं 10+3j। अब मैं चाहूँ इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट मैं प्रिंट के अंदर ही लिखता हूँ इसे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए मैं इसे प्रिंट के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ कि मुझे वेरिएबल नहीं बनाना पड़े। आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बनाने में। फिर वेरिएबल बना के डायरेक्ट इसमें प्रिंट के अंदर वेरिएबल पास कर दीजिएगा। तो मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंपल str पास कर दिया। मेरे को स्ट्रिंग को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये डायरेक्ट अब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10+3j आ गया। ये 10+3j ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट का है और ये नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट का है, तो ये दोनों प्रिंट हो गया। अब ये हो गया। अब मैं आपको स्ट्रिंग का थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा। आपको शायद स्ट्रिंग का बहुत सारा फंक्शन आएगा, मैं स्ट्रिंग का आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा। जैसे कि थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं स्ट्रिंग का। मैं डिटेल में बात करूंगा अगला, स्ट्रिंग का डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शंस बहुत कुछ आएगा। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। अभी तक तो हम डबल कोट्स में कर रहे थे, तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का दो नहीं, एक्चुअल में तीन तरीका है। स्ट्रिंग को आप या तो दो सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप ट्रिपल कोट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रिपल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा प्रिंट, मैं एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। डायरेक्ट सिंगल कोट के अंदर लिखा मैं हाउ आर यू, समझ लीजिए हाउ आर यू मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा हाउ आर यू। अब मैं इसे डबल कोट के अंदर भी लिख सकता हूँ। डबल कोट के अंदर तो आप जानते ही है कि ये प्रिंट हो ही जाएगा, क्योंकि मैं उतनी देर से डबल कोट में ही कर रहा हूँ प्रिंट हाउ आर यू। तो ये फिर से हाउ आर यू प्रिंट हो गया। अब ये ट्रिपल कोट्स क्यों यूज होता है मेनली? अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपको, वैसे आप हाउ आर यू के लिए भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है उसमें। हाउ आर यू के भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ एरर नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रिपल कोट यूज करने का ये है कि आप इसे मल्टी लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप बहुत कुछ लिखना चाहें, मैं कुछ भी लिख देता हूँ रैंडमली, फिर एंटर मारूं, कुछ भी लिख दूं, फिर एंटर मारूं, फिर लिख दूं, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया। बहुत सारे लाइन में मैंने लिखा है इसे। तो अब मैं इसे रन करूं तो देखिए आप, ये सारा एज इट इज प्रिंट हो गया, जो भी खड़ा मैंने लिखा था। देखिए एज इट इज प्रिंट हो गया ये। तो ये मल्टी लाइन के लिए आप थ्री थ्री डॉट यूज कर, थ्री सिंगल कोट यूज करते हैं। मल्टी लाइन का एक और चीज होता है, अब थ्री डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री डबल कोट यूज किया, यहाँ पे भी ट्रिपल डबल कोट इसको बोलते हैं। तो ट्रिपल डबल कोट भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ ट्रिपल डबल कोट भी ऐड कर देता हूँ। हाँ, ट्रिपल डबल कोट भी आप यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। सिंगल डबल कोट और ट्रिपल डबल कोट, सिंगल ट्रिपल कोट और ट्रिपल डबल कोट, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। आप इसे नॉर्मली स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप सिंगल कोट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके स्ट्रिंग में भी सिंगल कोट है, मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल एक देना चाहूँ, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? टुडे इज सुफियान्स बर्थडे मान लीजिए। इसे एक सेंटेंस, एक नाम, मतलब एक वेरिएबल का नाम है मान लीजिए। अब उसके अंदर मैंने पास किया टुडे इज सुफियान्स बर्थडे, मैंने पास किया इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर मैंने सिंगल कोट यूज किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने अगर यहाँ पे मैं प्रिंट सेंटेंस करूं तो ये हो, इसमें आराम से प्रिंट हो जाएगा टुडे सुफियान्स बर्थडे, सिंगल कोट भी प्रिंट हो रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं इसे सिंगल कोट के अंदर लिखूं, तो आप देखिए यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल कोट है। तो ये मान रहा है कि टुडे सुफियान तक ही अपना स्ट्रिंग है, इसको काउंट नहीं कर रहा जो आगे वाला पार्ट है। अब इसे क्या पता कि हम यहाँ तक बर्थडे तक चाहते हैं।
तो इसके लिए एक चीज यूज होता है, बैक स्लैश जैसा एक होगा, बैक स्लैश आप यूज करेंगे तो ये अब सिंगल कोट को स्ट्रिंग की पार्ट की तरह लेगा, स्ट्रिंग की पार्ट में लेगा। मतलब अब इसको रन करके देखें, देखिए आगे यहाँ पे टुडे सुफियान्स बर्थडे, तो ये बैक स्लैश ये बता दिया यहाँ पे कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है, अब इसे इंक्लूड मत करो। लेकिन अगर आप चाहें, अगर सिंगल कोट आपके स्ट्रिंग में है तो आप उसके लिए डबल कोट यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश लेकिन सबसे कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सिंगल कोट यूज कर रहे डबल कोट यूज कर रहे हैं, डबल कोट के अंदर आराम से रन हो जाएगा। अगर आपको डबल कोट इसके अंदर यूज करना है, जैसे कोई कोटेशन देना है आपको अंदर में, तो उसके लिए आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई डबल कोट दे सकते हैं। जैसे डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, मान लीजिए हाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये डबल कोट को स्ट्रिंग की पार्ट की तरह लेगा। देखिए यहाँ पे हाई डबल कोट के अंदर है, तो इसे स्ट्रिंग की पार्ट के लेगा तरह लेगा, क्योंकि हम ट्रिपल कोट के अंदर लिखे हैं। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना तो आप सिंपल बैक स्लैश भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यही था। और सेंटेंस इसके बारे तो हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके आगे बहुत काम आएगा जब हम लूपिंग वूपिंग सीखेंगे, तब बहुत काम आएगा। ये स्ट्रिंग के अंदर का टॉपिक है, स्ट्रिंग अभी खत्म नहीं हुआ, स्ट्रिंग के बारे ही है। जैसे अब मैं बताना चाहूँ आप में, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम इक्वल्स टू सुफियान, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू सुफियान, तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए तो उसका भी तरीका होता है इसमें, जिसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। जैसे मुझे एस चाहिए, तो रुको मैं आपको नेक्स्ट इसमें समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर तरीका से समझा पाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे ए मारना हो, ठीक है, ए इक्वल्स टू, मान लीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ये समझाने में ज़्यादा आसानी होगा आपको। अब मैं इसमें अपना नाम का, मेरे नाम में 7 लेटर्स है, तो मैं 7 बॉक्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्स बन गया। अब मैं सबके अंदर अपना नाम लिख देता हूँ, अपना नाम के लेटर्स लिख देता हूँ, SUFIAN, ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सुफियान नाम का एक स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेटर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जितना भी यहाँ पे टोटल 7 लेटर्स का है, स्ट्रिंग टोटल 7 लेटर्स का है। जैसे ये पोजीशन हम शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए क्या ये होता ही है, मतलब इंडेक्सिंग ऐसे ही होता है इसमें। मतलब इंडेक्सिंग में 0 से लेके 6 तक यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ 7 लेटर्स है। इंडेक्सिंग होता है 0, इसका लेंथ 7 है। मैं अगर इसका लेंथ बताना चाहूँ आपको, तो लेंथ इसका है, लेंथ इक्वल्स टू 7, ठीक है। इंडेक्सिंग होता है 0 टू एल, मतलब मान लीजिए लेंथ है, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो लेंथ -1 तक, ठीक है। अगर आपको पहला लेटर एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स 0 है, तो इसका एक तरीका होता है, जैसे 0 टू 6 तक, ये आपको समझ में आ गया। और इंडेक्सिंग 0 टू L-1 तक होता है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 7 लेटर्स है, टोटल लेंथ मेरा स्ट्रिंग का 7 है, तो ये 0 टू 6 तक जाएगा, 0 टू 7-1 6, तो 0 टू 6 तक जाएगा। इसमें इंडेक्सिंग ऐसी होता है, लिस्ट में भी ऐसी आएगा अपना, टपल में भी ऐसी आएगा। तो ये इंडेक्सिंग आपको समझना जरूरी है, स्ट्रिंग का समझ लीजिए तो आपको आगे आसानी होगी। मैं वापस चलता हूँ VS कोड पे अपना, तो यहाँ पे 0 टू इतना तक है। तो मैं, अगर मुझे पहला लेटर प्रिंट करना है, तो प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा नेम, नेम के साथ मैं ब्रैकेट लगाऊंगा,
अब ये ब्रैकेट यूज होता है यहाँ पे डायरेक्ट लेटर प्रिंट करने के लिए। अब इसके अंदर मुझे इंडेक्स लिखना है, तो वो इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सुफियान पे क्या लिखा था, सुफियान 0 पोजीशन पे, एस जो है 0 पोजीशन पे है। तो मैं अगर यहाँ पे नेम ऑफ 0 करूँ और इसे रन कर दूं, तो आप देखिए यहाँ पे एस प्रिंट प्रिंट हो गया अपना, क्योंकि ये एस को एक्सेस कर लिया हमने। तो ये 0 लिख के मैंने एक्स एक्सेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो यू प्रिंट हो जाएगा इसमें, यू। देखिए यू आ गया यहाँ पे। तो ऐसे कर करके आप अगर आप 6 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट लेटर प्रिंट हो जाएगा। 6 करेंगे तो एन प्रिंट हो गया, देखिए। तो यही होता है इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में। और ये एक्सेस करने का तरीका होता है पहले वेरिएबल का नाम यहाँ लिखिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, और फिर उसका जो लेटर इंडेक्स आपको एक्सेस करना है, वो उसका इंडेक्स, जो लेटर एक्सेस करना है उसका इंडेक्स लिख दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे करके हम एक्सेस कर सकते हैं हर एक लेटर को। अब ये लूपिंग में कैसे काम आता है, जैसे हम लूप में हमें कुछ भी करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको लूप में क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट 4 लेटर्स तक प्रिंट करिए। तो आपको पता चलेगा कि लूप आपको चलाना है 0 to 3 से 3 तक। 0 to 3 तक यहाँ पे सूफी तक चलाएंगे तो यहाँ सूफी प्रिंट हो जाएगा। तो वो हम लूप में समझेंगे, लूप में ये सब क्वेश्चन करेंगे हम बेशक। और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग का एक और फंक्शन होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक होता है स्ट्रिंग का साइज निकालने का फंक्शन। अब मैं साइज को, मैं इतना जैसे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में कर रहा हूँ, तो मैं एक वेरिएबल में स्ट्रिंग का साइज स्टोर कर लेता हूँ। ए इक्वल्स टू, एक फंक्शन होता है एल ई एन करके, लेन। एल ई एन करके एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग पास करते हैं। तो मेरा स्ट्रिंग जो है नेम में स्टोर है, तो मैं यहाँ नेम पास करता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो जाएगा। अब जो लेंथ है स्ट्रिंग का, वो मेरा ए वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए प्रिंट करता हूँ, ये मैं कमेंट आउट करता हूँ वरना ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं प्रिंट ए करा, तो देखिए आप यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। ये स्ट्रिंग का लेंथ है अपना। तो आगे वाला टॉपिक्स में हम यूजर इनपुट के बारे में बात करने वाले हैं, तो अब तो आपको समझ में आएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि अभी तो हम डायरेक्ट नेम इक्वल्स टू सुफियान ऐसे करके लिख रहे हैं और ए इक्वल्स टू 10 20 ऐसे करके ले रहे हैं। लेकिन जब यूजर इनपुट लेते हैं तब हमें और थोड़ा वेरिएबल्स में खेलने का मौका मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, मान लीजिए ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। फिर मैंने प्रिंट में लिख दिया ए प्लस बी। तो ये 10 और 20 को ऐड कर 30 आ जाएगा, ये तो पता चल रहा है हमें डायरेक्ट। लेकिन जब हम यूजर इनपुट लेंगे, यूजर से पूछेंगे कि तुम्हें क्या वैल्यू देना है, तो यूजर इनपुट में ये होता है कि डायनामिक वैल्यूज होता है। जैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, ए का वैल्यू मैंने 20 दे दिया, बी का वैल्यू मैंने 30 दे दिया, तो यहाँ रिजल्ट में डायरेक्ट 30 प्रिंट होगा, डायरेक्ट 30 प्रिंट हो जाएगा। तो आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, तब उसमें करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज होगी। तो ये यूजर इनपुट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। एक और चीज बच गई, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। एक टॉपिक होता है स्ट्रिंग में ही, कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन करके एक टॉपिक होता है। मान लीजिए दो स्ट्रिंग है, str1 इक्वल्स टू मान लीजिए हेलो, str2 इक्वल्स टू है वर्ल्ड। ठीक है, दोस्त मैं यहाँ पे स्पेस इसलिए दिया हूँ क्योंकि प्रिंट में ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अगर मैं डायरेक्ट स्पेस हटा दूं यहाँ पे तो हेलो और वर्ल्ड चिपका हुआ दिखेगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ str3, अब मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ str1 प्लस str2। तो आप ये देख सकते हैं कि str1 प्लस str2 मैंने लिखा, तो ये मैथमेटिकली तो हम इसे एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग का बात आता है तो हम इसे कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, कि मैंने दो स्ट्रिंग को लिया और जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, जैसे प्रिंट ऑफ str3। तो मैंने जब इसे प्रिंट किया, अब मैं रन करूँ, तो देखिए आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नीचे प्रिंट हुआ, ये 30 और 7 ऊपर गए, तो इसे आप इग्नोर करिए। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब ये क्या किया, str1 एक स्ट्रिंग है, str2 एक स्ट्रिंग है। जब मैंने यहाँ पे एडिशन वाले ऑपरेटर को लगाया, तो ये दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। वैसे लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं दो स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, लेकिन प्रोफेशनली हम इसको बोलेंगे कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ,
कॉनकैटिनेशन। तो अब से आप जब भी इसे बोलेंगे कॉनकैटिनेशन बोलेंगे, एडिशन नहीं बोलेंगे, ये प्रोफेशनली सही नहीं है। तो ये दो स्ट्रिंग को हमने कॉनकैटिनेट किया और str3 में स्टोर कर दिया। अब ये str3 को हमने प्रिंट किया तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये होता है कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब जो आगे आने वाली वीडियो है वो होगी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब के ऊपर, और वो और डिटेल में होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यूजर इनपुट सिखाऊंगा आपको, और थोड़ा ऑपरेटर्स का और डिटेल में समझाऊंगा। मैंने अभी ऑपरेटर का ओवरव्यू दिया आपको, तो ऑपरेटर्स में और डिटेल में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा। और टॉपिक अभी और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे कंडीशनल स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, लूप्स में पहुंचेंगे। लूप्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। लूप्स का जब जब हम करते हैं, कुछ भी लूपिंग करते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। जब हम आउटपुट देखते हैं, लॉजिक सोचते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करें कि ये आउटपुट अपना आए, तो ये सब में बहुत मजा आता है। तो इसमें बने रहिएगा। अभी अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अब बने रहिए, आगे आगे चीजें और क्लियर होगी। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।